पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आज आपसे उनके भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनके रोल, उसकी खूबियाँ और उसकी कमियों के विषय में बड़े संक्षिप्त में चर्चा करना चाहता हूँ। एक तरफ जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत में एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डर के रूप में देखा जाता है, जिसने कि भारत की नई जो डेमोक्रेसी थी उसकी फाउंडेशन रखी। डिस्पाइट उनके पास इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी थी, उन्होंने कभी भी ओवर्ट रूप से या बहुत ज़्यादा कोवर्ट रूप से भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म करने की कोशिश कभी नहीं की, जैसा कि इंदिरा गांधी के साथ हुआ। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। कांग्रेस के अंदर भी उन्होंने डिसेंट के वॉइस को अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो एटलीस्ट उसको बोलने की आज़ादी तो थी उनके काल में। और इसका प्रूफ था कि उनके समय में इंटरनल इलेक्शंस भी कांग्रेस पार्टी के अंदर होते रहे और कई बार नेहरू की डिसलाइकिंग के लीडर भी पार्टी में आते रहे और नेहरू ने उनको अलाउ किया। हालांकि 1962 में कामराज प्लान के तहत उन्होंने पार्टी को रीस्ट्रेंथन करने की कोशिश की, जिसमें कि मोरारजी देसाई को साइडलाइन किया गया, जिससे शायद उनके थोड़े मतभेद भी थे। पर फिर भी जिस अमाउंट ऑफ सत्ता जो नेहरू जी के पास थी, लेजिटिमेसी नेहरू जी के पास थी, उसको देखते हुए उन्होंने अपनी सत्ता का उतना दुरुपयोग नहीं किया। हम नहीं कह सकते कि वो बहुत निरंकुश हो गए जिस स्तर पे इंदिरा गांधी जाकर पहुंची थी। ये उनकी एक खूबी है कि उन लोगों में मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के प्रति अवेयरनेस थी और वो भारत में एक बहुत बड़े मॉडर्नाइजर फिगर भी थे, जिसने कि साइंस के महत्व को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के महत्व को प्रकाशित किया, जो भारत की डिविसिव हिस्ट्री को छोड़ करके एक मतलब यूनिफाइड स्ट्रेंथ उसमें देखने की कोशिश करता है और भारत को एक पार्टीशन के बावजूद एक नई बिगिनिंग के लिए प्रेरित करता है। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी उन्होंने अपनाई, ये भी बड़ी अद्भुत थी। इसने जो है मेनन के सहयोग से उन्होंने जो एक कम्युनिकेशन ओरिएंटेड, डायलॉग ओरिएंटेड पॉलिसी को अपनाया, ना कि पावर ब्लॉक्स में शामिल होने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हम मान सकते हैं। इसके पर्सनल लेवल पे इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ ये दूसरी बात है, पर स्टिल इसको हम कम नहीं देखकर आंक सकते। पर कुछ उनके फेलियर्स भी रहे। एक तो जो सेकुलरिज्म का पैमाना उन्होंने दिया, ये कहीं ना कहीं अपीजमेंट पे जाके बैठ गया। आपने हिंदू कोड बिल ला करके हिंदू समाज में सुधार किया, पर माइनॉरिटीज को टच नहीं किया, उस इंस्टीट्यूशंस को, उनको भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी। तो ये नेहरू के टाइम से ही जो एक माइनॉरिटी सेकुलरिज्म में माइनॉरिटी को वाइड रोप देने की जो कॉन्सेप्ट था, ये नेहरू जी के टाइम से ही रहा। ये की उनकी कमी आ गई और उन्होंने भारत की जो डिविसिव हिस्ट्री रही है, उसके जो कुछ बड़े वायलेंट चैप्टर्स रहे, उसको ग्लॉस ओवर करके उसकी एक यूनिफाई इमेज पेश करने की कोशिश की। शायद मुझे लगता है अगर कोई डिजीज है तो उसके बारे में पहले बात कर कर ही उसका सही इलाज हो सकता है, ना कि उसको ग्लॉस ओवर करके। और वो आज हम देख भी रहे हैं, जिस तरह से भारत में हिंदुत्व का जो राइज हुआ है, उसके बाद वो चीज़ अब दिख भी रही है हमें। और विदेश नीति में उनका फेलियर रहा चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रू नेचर को अंडरस्टैंड ना करना, जो कि लोहिया बड़े पहले कर गए थे, पटेल पहले कर चुके थे। उन सबका ये मानना था कि ये कहने को कम्युनिस्ट तो है ये रजीम, पर कहीं ना कहीं इनकी कम्युनिस्ट वर्दी के अंदर जो चडियां हैं, जो इनके अंडरवियर हैं, वो राष्ट्रवादी है। और चाइनीज जो कम्युनिस्ट है, कहने को कम्युनिस्ट है, पर वो राष्ट्रवादी है, चीनी राष्ट्रवादी। और वो चीन का जो 19वीं शताब्दी में जो बेइज्जती हुई, उसका बदला लेके रहेंगे। इसलिए वो तिब्बत को कभी भी भारत के साथ स्वीकार नहीं करेंगे और तिब्बत से जो इलाका भारत को मिला है वो कभी नहीं मानेंगे उसको। और वही साबित हुआ, जबकि नेहरू जी ने गुडविल जेस्चर में तिब्बत को चाइनीज के पास सौंप दिया, सिर्फ एक ट्रीटी के नाम पे। और बाद में वही चाइना फिर आगे जाकर तिब्बत की बाउंड्री खत्म होने पर हम पे अटैक कर दिया। तो ये उनके एक बहुत बड़े फेलियर था एज अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, क्योंकि वो एक आइडलिस्ट टाइप व्यक्ति थे मेरे ख्याल से, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं समझ पाए। ये उनकी बहुत बड़ी कमी थी, मतलब विदेश नीति के फ्रंट पे। और इकोनॉमिक फ्रंट पे जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है, वो था उनका जो समाजवाद के प्रति जो उनका प्रेम था। उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान अपनाकर उन्होंने ग्रामीण विकास को भी त्याग दिया, गांधी के मॉडल को, और साथ साथ जो है भारी उद्योगों पर निर्भर हो गए। और उससे भी जो है ग्रामीण विकास ना हो पाया और भारी उद्योगों पर जाने पर, और उसमें भी सरकारीकरण करने से प्राइवेट सेक्टर की एनर्जीज को भी किल कर दिया गया और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को बिल्डअप किया गया। और बाद में वो सारे उद्योग भारत की इकोनॉमी को अपलिफ्ट नहीं कर पाए। और जो पॉलिसी उन्होंने
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो पॉलिसी अपनाई, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की पॉलिसी अपनाई, उससे इनएफिशिएंट उद्योग भारत में खड़े हो गए और सब्सिक्वेंटली 90 में इतना हमारा फिजिकल डिफिसिट बढ़ गया कि तब हमें जाकर के ओपन ट्रेड पॉलिसी और प्रो ट्रेड पॉलिसी अपनानी पड़ी और इकोनॉमिक रिफॉर्म में जाना पड़ा, प्राइवेटाइजेशन और दूसरे मार्गों पे हमें आगे बढ़ना पड़ा। तो ये कुछ उनकी कमियां भी थी। और आप देख सकते हैं जिन कंट्रीज ने 50s में, चाहे वो साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, अलग उनका साइज छोटा है, या चाइना हो 79 में, जिन्होंने कि हमसे पहले प्रो ट्रेड पॉलिसी या प्रो मार्केट पॉलिसी अपनाई, वो हमसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आज डेवलप हो चुकी है, आगे निकल चुकी है। हमने उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट दी बैकवर्डनेस के लिए के एंगल पे। और 1991 के बाद आप देखें तो सेकुलर इंडिया की, कंटिन्यूसली इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हुई है 91 की पॉलिसियों के बाद। अगर ये काम हम 10 साल पहले भी करते तो शायद आज हम बहुत ज़्यादा डेवलप होते। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी कमी थी मेरे हिसाब से। थैंक यू।